नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम सर इज ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू so much, sir. And there are a lot of interesting facts that I would like to tell. First of all, sir is also distinguished fellow at the Vivekananda International Foundation. Sir was commissioned in the Gorkha Rifles 1977. Sir has a history of 40 years with the army, and once a soldier is always a soldier. Uh, we go by that line. Sir was heading the Fire and Fury Corps, Ladakh. He's Adjutant General of Indian Army, distinguished fellow at various institutions, and prolific writer on defense and strategic affairs. Sir has PhD in defense studies. Sir, with that kind of a background, आज तो हम चाइना की वाट लगाने वाले हैं. A very warm welcome on the show, sir. Thank you, Gayatri. Thank you for inviting me. I'm honored. Pleasure is mine, sir. Sir, what are the recent events? I will start from there, which are indicating a power shift इन चाइना. बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ऐसा लग रहा है चाइना में उथल-पुथल मचने वाला है. अच्छा सर, सोशल मीडिया पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं. कहा जाता है कि शी जिनपिंग के बॉडी डबल को भी यूज़ किया जा रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन. और शी जिनपिंग को 3-4 बार हार्ट अटैक आ चुका है. मतलब मैं सोशल मीडिया की कहानियाँ बता रही हूँ अभी. और शी जिनपिंग को उनका हाउस अरेस्ट किया हुआ है. हिज डॉटर इज मिसिंग. हिज वाइफ इज आल्सो नॉट इन पब्लिक स्पेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. ये हो क्या रहा है एंड इज देयर अ रियल पावर शिफ्ट हैपनिंग? जी सर. So, thank you, Gayatri. The fact is that I do not take all these rumors credibly. मेरे विचार में बहुत सारी चीजों में सच्चाई नहीं होती है. आजकल इंफॉर्मेशन की इतनी फेकली चल रही है और इतना मोटिवेटेड एजेंडा चल रहा है कि कोई जो बात कही गई है कुछ सच हो भी सकती है पर काफी बातें सच नहीं हो सकती. तो मेरे विचार में हमको इस बातों को ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मे बी मोर देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड लार्जली ये जो है वेस्टर्न मीडिया से निकली होती हैं बातें. और वेस्टर्न मीडिया से निकली बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, बिकॉज चाइना इज अ पीयर कॉम्पिटिटर. हर वक्त चाइना के बारे में वैसी बातें निकलती रहती है. यू नो, वील हैव टू टेक इट द पिंच ऑफ सॉल्ट. हैविंग सेड दैट, लेट्स नॉट push everything under the table saying kuch nahi hai. It is possible that something is happening, and that something is happening we can discuss hereafter. जी. सो द पावर शिफ्ट इज रियल. व्हाट आर द रीसेंट इवेंट्स जिनसे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट चल रहा है चाइना के अंदर? So कई बातें हैं. एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखो, दे बोलते हैं 21 मई से लेके 5 जून तक प्रेसिडेंट जी अवेलेबल नहीं थे. मतलब वो मिसिंग हो गए. और मिसिंग हो गए तो पता नहीं चला कि वो गए कहाँ पे. यू नो, वेयर डिड ही गो? वाज इट अ हॉलिडे? वाज इट हेल्थ रीजंस? इट वाज अ पर्सनल हॉलिडे इज टेकन. तो कोई एक गैप आया. दैट गैप गिव एन इंप्रेशन. एंड यू नो, गैप आना एक बात है. उनकी मीडिया ने भी एक स्टेप पीछे ले लिया और ज्यादा उनको दिखाना, दे स्टार्टेड हाइडिंग इश्यूज एंड नॉट पब्लिसाइजिंग इट. So even when he was away, his publicity could have continued, but the publicity also slackened a bit, which gave an impression that there's something more happening in that 15-day period. Now, is it the first time that President Xi has been missing? That's not true. It has happened earlier. COVID time पे भी 2 हफ्ते के लिए मिसिंग थे. बीच में लास्ट ईयर एक ची गैगांग को कि जब वो बंदी बनाया गया उस टाइम पे भी he was not available. So there always is there have been 2-3 periods when he has not been around. So to ascribe it that he was missing for 15 days is an issue which Western media has picked up in a big way. And then that is an issue which needs to be, which is brought in this way. Second is that, you see, not many meetings have been taking place, and whether his presence on his, there is a feel that has come up that the elders, you know, Hu Jintao, Wen Jiabao, and the CCP has started asserting itself. You know, they are trying to assert itself, and that has brought the powers of the president down. Most of these meetings that the president normally attends, ज्यादातर मीटिंग जो प्रेसिडेंट अटेंड करते हैं वो मीटिंग्स जो है वो आजकल प्रीमियर साहब जा रहे हैं. तो प्रीमियर साहब अटेंड कर रहे हैं, तो उनका एब्सेंस, ये दूसरी बात है
कि जिसमें ज्यादातर मीटिंग वो अटेंड किया, G20 में वो नहीं गए थे, अब ब्रिक्स में भी प्रीमियर साहब जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक स्टेप पीछे लिया, वो ज्यादा मिलना नहीं चाहते हैं, हेल्थ रीजंस है, क्या रीजंस है, वो नहीं जा रहे। इन सब बातों का तोड़ भी बोला जा सकता है, कॉन्ट्ररी व्यू भी दिया जा सकता है कि भैया ये बात सही नहीं है। तो मैं 3-4 चीजें बोलना चाहूंगा इस विषय में कि अगर हम सोचते हैं आज कि वो बिल्कुल मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हाल में ही 30 तारीख को उन्होंने पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग चेयर करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 30th जून को पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग थी, उसका बड़ा एक स्टिफ एजेंडा था। 5 साल पहले उन्होंने ले डाउन किया था, प्रेसिडेंट जी ने ले डाउन किया था कि ये जो है जो टॉप बॉडीज है, सेंट्रल कमेटी है या पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है, इनके काम करने के रूल रेगुलेशन तौर तरीके क्या होंगे। इस 30 तारीख को मीटिंग में पूरा चेंज हो गया। 30 तारीख की मीटिंग में वो मीटिंग ही बुलाई गई थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर्स को कैसे रिफाइन किया जाए। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर्स को एक फिलिप मिला, एक जोश मिला 30 तारीख को, जिसमें उन्होंने बोला गया जो स्मॉल लीडिंग ग्रुप्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल और कमीशंस हैं, उन सब कमीशंस को अकाउंटेबल बनाया गया, उन सब कमीशंस को टास्क दिया गया, तुम हवा में बातें नहीं करोगे। तो 30 तारीख की मीटिंग में एक काफी पावरफुल डिसीजन लिए गए। कोई बोलेगा कि इसमें कम्युनिस्ट पार्टी उठ के आई है, और कम्युनिस्ट पार्टी के उठ के आने में प्रेसिडेंट जी का डाउट हुआ। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट जी तो उसको चेयरमैन थे, उसको चेयर कर रहे थे, उनके कहने पे ही ये मीटिंग हुई। तो ये कहना कि भाई वो नहीं है और वो गलत होगा। सो उनका एब्सेंस। तीसरी बात, ये जो 1 तारीख को, मतलब कल 1 तारीख कल थी ना, फर्स्ट ऑफ जुलाई को उन्होंने इकोनॉमिक कमीशन की मीटिंग चेयर करी, विच इज ऑल्सो चाइना के हिसाब से सबसे पावरफुल बॉडी, वन ऑफ द पावरफुल बॉडी इकोनॉमिक कमीशन है, उसके भी वो चेयरमैन है, तो वो भी वो चेयर करी। तो ये कहना कि उनका हाथ छूट गया है, ये बात इस हिसाब से गलत होगी। दूसरी बात, इस मेजर बातों में नेक्स्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि क्या पार्टी के स्लोगनरिंग में, जहां पे प्रेसिडेंट जी का बहुत बड़ा हाथ था, क्या वो स्लोगन्स कम हो गए, जैसे कोर लीडर या न्यू एरा से 19 पार्टी कांग्रेस में उन्होंने न्यू एरा शुरू किया। तो ये सब बातें कम नहीं हुई हैं, थोड़ी मतलब कम हुई हैं, पर ये हटाई नहीं गई है। तो ये कहना कि उनके जो बनाए गए विचार थे वो हट गए या वो इतना सही नहीं। कई लोग कहते हैं कि ब्रिक्स में नहीं जाना, जो अभी ब्रिक्स में नहीं गए हैं और G20 में भी नहीं आए थे, वो महत्वपूर्ण बातें हैं ना। ये ब्रिक्स में चाइना ने अपना जोर लगा के रखा है, उनका ब्रिक्स में नहीं जाना बड़ी बात है। ब्राजील नहीं गए, तो क्या उनके ब्राजील के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ है? तो गायत्री, ये सब बातों को कहा नहीं जा सकता। आज से 8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले प्रेसिडेंट जी ब्राजील गए थे, नवंबर के महीने में ब्राजील होके आए हैं और ब्राजील से मिल के आए हैं। इस मई के महीने में प्रेसिडेंट लूला वहां पे बीजिंग में गए थे, बीजिंग में मिल के आए हैं। तो कहना कि मैं ब्राजील से रिलेशनशिप बनाते, यार 8 महीने में 2 बार प्रेसिडेंट्स की मुलाकात हो चुकी है, तो कहना कि भाई उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो भी बात गलत है। जो ये एक छोटी छोटी बातें हैं जिसको कारण से लोग कहते हैं भाई उनका ब्रिक्स नहीं जाना अच्छा नहीं था। सो मेरे विचार में कुछ बातें ऐसी जरूर है जिसको हमको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इतने सारे लोगों को क्या कहते हैं, करप्शन के कारण हटाया गया। बहुत सारे लोगों को हटाया गया, बड़े जर्नल्स को हटाया गया, मिनिस्टर्स को हटाया गया, मिनिस्टर मिसिंग भी हो गए बीच में। वो बात सही है, ये सब प्रेसिडेंट जी के लॉयलिस्ट थे, उन्होंने बनाए थे। वही सारे के सारे लोग करप्शन में बाद में पकड़े गए, उनको हटा दिया गया। तो ये कहना कि भी उनके अगेंस्ट प्रेशर नहीं है, तो ये बात भी सही नहीं होगी। सो मैं एक मिक्स सा देखता हूं, मिक्स से पिक्चर आती है कि भैया कुछ बातें हैं
जिनसे लगता है कि सब सही नहीं है। तो कुछ बातें हैं जो वेस्ट से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के की जा रही हैं, और उन बातों को इतना तूल देना आवश्यक नहीं है। गायत्री। सर, अगर ये बातों को सच माना जाए, लेट्स लुक एट द अदर साइड, कि अगर बातों को दैट शी जिनपिंग इज लूजिंग पावर, उनके हाथ से सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है, तो उनकी जगह कौन है जिसको ग्रूम किया जा रहा है या जिसके हाथ में पावर है अब? लुक, ये जो नॉर्मल सिस्टम होता है चाइना में, वो है कि जब एक पार्टी लीडर बनता है, वो 2 बार के लिए है, उस पार्टी लीडर अपने नेक्स्ट बंदे जिसको अनॉइंट करना है उसको अनाउंस कर देते हैं, उसको 4-5 साल का वक्त मिलता है, अगली पार्टी कांग्रेस में वो टेक ओवर कर देता है। ये ऐसे ही हुआ है, पहले भी ऐसे डेंग जियाओपिंग के जमाने से ऐसे चल रहा था। कोई नी जर्क भागा दौड़ी वाला महकमा नहीं है, कोई शोर मचा के, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है 3 साल शोर मचाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता चाइना में। वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो जाने वाला प्रेसिडेंट है वो अगले को अनाउंस कर देता है। इस बार आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 3rd टेन्योर मिल गया, जो उनकी पहले नहीं था। 2 टेन्योर मिलते थे। 2013 में उन्होंने टेक ओवर किया, 2014 में प्रेसिडेंट बने, 2024 में उनको हट जाना चाहिए था, पर वो नहीं हटे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उनको एक और एक्सटेंशन मिल गया। ये बात सही है कि वो यंग नहीं हो रहे हैं, उनकी भी एज 70s में है। नाउ उन्होंने अभी तक कोई अपना सक्सेसर नहीं सुनाया है। जैसे प्रेसिडेंट जी का टेक ओवर करना तकरीबन 4-5 साल पहले पता था। प्रेसिडेंट हु जिनताओ का टेक ओवर करना उनके टेक ओवर करने से 4-5 साल पहले पता था। अभी आज की डेट में लोग बहुत अटकलें लगाते हैं कि वो वैंग हुनिंग बनेंगे या वैंग यांग बनेंगे, या ये सब अटकलें हैं, ये सब तौर तरीके हैं कि भाई किसी को प्रोपेल करने के, उठाने की, किसी को अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं आया। क्या ये कोई टीना फैक्टर है? याद है आप टीना फैक्टर हिंदुस्तान में बात करते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो टीना फैक्टर नहीं है, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं जो उस हेल्म में है और जो टेक ओवर कर सकते हैं। किसी जमाने बोलते थे कि भाई वो एक वो था, कोई मेयर था, उसको बनाया जाएगा, उसको भी करप्शन ने बंद कर दिया। आज की डेट में किसी को उंगली लगा के बोलना कि ये वैंग यांग या वैंग यूनिंग या कोई और इस लेवल पे उसको बनाया जा रहा है कि वो टेक ओवर करेगा, ये आई थिंक अटकलों की बातें हैं, और इसके बारे में सच्चाई नहीं है जब तक कि कोई फॉर्मली आता नहीं है। ये कोई छोटी कंट्री नहीं है, ये $19 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इसकी $1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, साइज में मैसिव कंट्री है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, 170 कंट्रियों के साथ उनके मैक्सिमम ट्रेड रिलेशनशिप है। ये ऐसे किसी को प्रोपेल करके बनाने वाली कंट्री नहीं है। इसके बारे में बड़ी ध्यान से सोचा जाता है। उनकी और कम्युनिस्ट पार्टी में 10 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग। आई थिंक बीजेपी की मुकाबले की पार्टी है, उस लेवल की पार्टी है। एक पिछले 1.5 साल में 10 लाख लोग और कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर गए। आसान नहीं है ज्वाइन करना, उसके एग्जाम होता है, उसके 3-4 स्किल होता है, आसानी से ज्वाइन। ये 10 करोड़ की पार्टी है जिसके पूरे इतने सारे काडर हैं। ये बोल किसी को हटा देना, किसी को बना देना, ये आसान बातें नहीं है, इसमें बहुत दुविधा का टाइम लगता है। और मैं आज की डेट में, मैं फॉलो करता हूँ इन चीजों को, आज की डेट में बोलना कि कौन टेक ओवर करेगा ये गलत बात होगी, अटकलें लगाने की बात है और जरूरी नहीं है। जी सर। सो व्हाट साइंस इंडिकेट कंट्रोल इज वीकनिंग? हमें कैसे पता चलता है कि वीकन हो रहा है? और इनके लॉयलिस्ट थे, लॉयलिस्ट को इन्होंने पर्च कराया, एक के बाद एक के बाद एक, अपने ही लोगों को इन्होंने मरवाया। सो 2014 से ही प्रेसिडेंट जी ने करप्शन के मामले में किसी को छोड़ा नहीं। अब करप्शन के नाम पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके विरोधी थे, उनको भी करप्शन के नाम पे हटा दिया गया, पर हजारों लाखों में लोगों को पर्च किया गया है, और टॉप मिनिस्टर्स या डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर तक छोड़ा नहीं है, सीएमसी के हेड्स को भी नहीं छोड़ा है। तो प्रेसिडेंट जी का और शी
नेवी का चेयरमैन, रॉकेट फोर्स का चेयरमैन, थिएटर कमांड के चेयरमैन, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसके बारे में कोई बात आई करप्शन की। हो सकता है कुछ लोग उनके विपरीत विचारधारा के होंगे, उनको भी करप्शन के नाम पे हटाया गया होगा, बट बात ये है। सो नाउ तो कहना कि उनका लॉयलिस्ट के बारे में, तो उनका जो प्रीमियर है वो उनका लॉयलिस्ट है, वो कहीं नहीं गया है। पॉलिट ब्यूरो के 9 मेंबर है, जो उनके स्टैंडिंग कमेटी के 9 मेंबर है, उनको मिला के जो लॉयलिस्ट है, जो अभी भी मीटिंग करते हैं और मिलते हैं। पॉलिट ब्यूरो में उनकी अपनी मेंबरशिप है। सीएमसी में हो सकता है कि कोई आदमी, कोई जनरल हो सीएमसी में, वन ऑफ द वाइस चेयरमैन, जो उनके फेवर में नहीं बोलता हो, परंतु कहना कि एक आदमी सीएमसी को, इतने बड़े पीएलए को कंट्रोल कर सकता है, वो बात भी सही नहीं है। सो मेरे विचार में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको लगता है कि वो प्रेसिडेंट जी के फेवर में नहीं बोलते हैं। ये भी है कि कुछ एल्डर्स हैं, 3-4 एल्डर्स के नाम आते हैं, जैसे कि मैंने 2 के नाम बताए, हु जिनटाओ, वेंजियाबाओ, इनके नाम आते हैं कि ये लोग थोड़े विपरीत विचारधारा के हैं। परंतु हर एक इतनी बड़ी कंट्री में, जिसकी पार्टी ही 10 करोड़ की है, जिसकी इतनी तो पॉपुलेशन नहीं होती कंट्री की, जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रेंथ है, कुछ विपरीत विचारधारा के लोग होंगे। नेचुरली उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और वो इकोनॉमी को झटका लगने में, और जो अभी ये ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ, ये बहुत बड़ा झटका है। इन दोनों के कारण से कई लोग विपरीत विचारधारा के हो सकते हैं, और वो होंगे भी, और ये एक किसी कंट्री में नॉर्मल भी है। परंतु ये कहना कि प्रेसिडेंट जी के लॉयलिस्ट को सब पर्च कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ये नहीं है। और ये इतना नहीं है, उनके लॉयलिस्ट अभी भी है। तो प्रीमियर उनके अपने लॉयलिस्ट हैं, तो जो प्रीमियर ही लॉयलिस्ट है, उनके कैबिनेट में उनके लॉयलिस्ट हैं। उन्होंने जो हेड ऑफ थिएटर कमांड्स के जो सब बना रखे हैं, सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स हैं, ज्यादा 300, उनकी सेंट्रल कमेटी में 300 मेंबर होते हैं, वो भी चुन के रखे गए हैं। तो कहना कि मतलब उनको पर्च कर दिया गया है जो उनके लॉयलिस्ट को है, आई थिंक ये कुछ ज्यादा बातें हो रही हैं, इतनी बात नहीं है। जी। सर, चाइना में कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर आता है। जब-जब इनकी इंटरनल टर्मोइल बढ़ी है, जब-जब अंदर इनकी कलेश बढ़ा है, तो सीधा असर भारत के ऊपर देखा गया है। अब ये जो इनका इंटरनल टर्मोइल है, ये अब इस वक़्त भारत पे कैसा असर डालेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, गायत्री। मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग, इंडिया का एक लास्ट ईयर जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का, उसमें इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया था कि इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड इंप्रूव करना आवश्यक है, और एफडीआई के बारे में बात किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। बिकॉज इंडिया जानता है कि चाइनीज के इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर है, उसके साथ डीलिंग करना आसान नहीं है। नॉट ओनली चाइनीज की इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट है, चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। और काफी सारी कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, जहां से हम ट्रेडिंग करते हैं या कुछ हमारे से रिलेशनशिप है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, वो इंडस्ट्रीज भी चाइनीज का ही सपोर्ट से बनाई गई हैं। तो कहना कि हम इंडोनेशिया से कुछ ले रहे हैं, वो भी सही नहीं होगा, बिकॉज फाइनली तो इंडस्ट्री भी चाइनीज ही है एक तौर तरीके से। बांग्लादेश के देख लीजिए। सो टू से हमारी ट्रेड रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग है, तो वो ट्रेड रिलेशनशिप कम होने का अंदेशा नहीं है। हाल में ही 2-3 बातें आई थी कि शायद यूरिया देने से मना किया चाइना ने, या टनल बोरिंग मशीन के बारे में बोला है। परंतु हम ऐसा ऐसा सामान चाइनीज से इंपोर्ट करते हैं जो हमारी कंट्रीज को बढ़ने में मदद देता है, हमारी ग्रोथ को मदद देता है। जैसे कुछ सब असेंबलीज है, कोई रॉ मटेरियल है, ये सब हमको बढ़ाते हैं। तो हमारी इकोनॉमी डीलिंकिंग, और 170 नेशन के साथ चाइनीज का रिलेशनशिप है, वो इकोनॉमिक डीलिंकिंग जो है वो नहीं किया जा सकता। थोड़ा हम
विचार किया है हमने डी रिस्किंग के बारे में कि किस पे रिस्क आता है, जैसे हमने हुआवाई को मना कर दिया, यहाँ नहीं कर सकते इंडिया में काम, तो एक। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है ना, स्ट्रेटेजिक इश्यूज में हाल में जो उनका स्टेटमेंट कल परसों आया माउलिंग का कि भाई हम डिमार्केशन करने को, बात करने को तैयार है, आसान नहीं है पर हम डिमार्केशन की बात करने को तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा कमेंट ये अभी लास्ट 2-3 दिन पहले माउलिंग ने दिया है। परंतु दो चीजें हैं, एक तो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का जो डिस्प्यूटेड स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ है, और 2020 के बाद में हम बॉर्डर्स में बहुत चौकन्ने हैं, और इतने चौकन्ने हैं कि हम जितना फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हो सकता है वो करके बैठे। और चाइनीज भी हमको अशांत बातें करते रहते हैं, जैसे अभी हाल में ही आपने सुना होगा, और कुछ अरुणाचल प्रदेश में कुछ और जगहों के नाम चेंज करके तिब्बतियन नाम से रख दिए, अब 82 कितने नाम चेंज कर चुके हैं। ये क्यों किया है? बिकॉज ये हमको तंग करने वाली बातें हैं। सो एक बात है कि चाइनीज बॉर्डर पे रिलेंट नहीं करेंगे, वो बॉर्डर को अपनी सॉवरेनिटी इशू के हिसाब से मानते हैं, और बॉर्डर पे टेंशन और उसके हिसाब से उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फौजें उनकी बैठी हैं, और जो ट्रेनिंग करते हैं, जो जो हमको दिखलाते हैं, और जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उससे जो थ्रेट बनता है बॉर्डर में वो कम नहीं होगा। वो प्रेसिडेंट जी रहे या कोई और रहे, कोई और बन जाए, कोई रेडिकल चेंज होने वाला नहीं है बॉर्डर में, जब तक कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा जाएगा दोनों का। 19 कैन दे अटैक? बिकॉज अक्सर देखा गया है जब जब उनका इंटरनल टर्मोइल बढ़ता है तो पूरे देश को यूनाइट करने के लिए वो भारत की तरफ ही रुख करते हैं, या फिर ताइवान के साथ भी कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। ताइवान के लिए अभी मेरे ख्याल से हफ्ते भर पहले दे सेंट 50 जेट्स दैट वर encircling that will ताइवान। जी। सो लड़ाई क्या है ना, जब हम लड़ाई के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं भी फौज आ जाएगी, हम पर हमला करेगी और बॉर्डर की लड़ाई होगी। दैट इज वन लड़ाई। वो लड़ाई आजकल करने की आवश्यकता भी नहीं है, बिकॉज लड़ाई के तौर तरीके बदल चुके हैं। आजकल साइबर अटैक है, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है आजकल, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, स्टैंड ऑफ वेपनरी है जो नॉन कॉन्टैक्ट है, और वैसे भी तंग करने के हजारों तरीके हैं। एक सबसे बड़ा तरीका है, उनके पास एक उनका मित्र देश है पाकिस्तान, उसको बोलो कि आप हिंदुस्तान के साथ लगे रहो, जैसे उनका तो आजकल टोटल फ्यूजन हो रखा है चाइना और पाकिस्तान का। सो चाइना को हम पे लड़ाई करने की और युद्ध करने की और कन्वेंशनल वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़ाई का मामला ऐसा है कि उसका क्या हश्र होगा, क्या अंत निकलेगा, उसके बारे में लड़ाई से पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कोई सोचता था कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई 3 साल इतने साल चलेगी? कोई नहीं सोचा था, बिकॉज रशिया वाज अ बिग कंट्री। पर अभी यूक्रेन ने रशिया को इतने साल खींच के रखा है, इजराइल और गाजा की युद्ध चल रहा है अभी तक। सो कहने की बात यह है कि, और डिस्पाइट द फैक्ट कि इजराइल को इतनी ज्यादा सपोर्ट मिली हुई थी अमेरिकन की, जॉर्डेनियंस की वगैरह, और उन्होंने खूब सारे ईरान पे हमले किए, ईरान ने भी कॉरेस्पॉन्डिंगली हमले किए जिससे इजराइल को काफी हानि हुई। तो लड़ाई का मामला ऐसा है कि चाइनीज भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की फौज पुशओवर नहीं है, और हम लोग बॉर्डर पे इतनी जोर से लड़ेंगे कि वो लड़ाई उनको भारी पड़ेगी, और ये चाइनीज भी समझते हैं। तो वो बॉर्डर वाली लड़ाई को चाइनीज का आगे बढ़ना उनके लिए डेंजरस है, वो और वो ऐसी कम्युनिटी कंट्री नहीं है कि वो इस पे बढ़ चढ़ के करेंगे। परंतु चाइनीज को हम पर प्रेशर डालने के बहुत और तरीके हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हमको विचार विमर्श करते रहना चाहिए। सर कौन से और तरीके हैं? बिकॉज़ जब हम बात करते हैं इस तरीके के चेंज की, सो द मोस्ट विजिबल, क्योंकि अगर आप नैरेटिव वॉर लड़ते हैं, हाइब्रिड वॉर लड़ते हैं, तो उतना जनता में नहीं जाता है, जनता उतना यूनाइट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहलगाम जब हुआ, पहलगाम के बाद जब तक पहलगाम हुआ तब तक सब ठीक था। तब पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट थी। पर जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पूरी की पूरी पाकिस्तान जनता यूनाइट होकर उसी पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी हो गई। अ बिग यूनाइटिंग फैक्टर, राइट? आई एम मैं उसी का रेप्लिका देख रही हूँ जब बात आती है चाइना की। अगर हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं, बाकी मीन्स ऑफ वॉर ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, इट डजंट मैटर दैट मच।
बट अ फिजिकल एग्रेशन, फिजिकल असॉल्ट, वो मैटर करता है क्योंकि वो दिखता है, वो विजिबल है और उसमें पूरी कंट्री इकट्ठी हो जाती है, यूनाइट हो जाती है, नो मैटर पीछे कुछ भी हुआ हो। जी। गायत्री, चाइना इज अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, इट्स अ इट्स अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब क्या है, इट्स एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप है, जिसमें ऐसी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का क्या एंग्विश है, क्या तरीका है, क्या बोलती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी और पब्लिक के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई हम पब्लिक को ऊपर उठने का, पॉवर्टी से उठने की कोशिश करेंगे और आप हमको, कम्युनिस्ट पार्टी को गवर्न करने दीजिए। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट चलता है। उस कॉन्ट्रैक्ट मुताबिक पब्लिक को जब कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, वो पब्लिक भड़क सकती है। आपने कम देखा होगा 3-4 सालों में कोविड में पब्लिक भड़क उठी थी, और इतनी भड़की कि उनको कोविड से हटना पड़ा, इनको चाइनीज को कोविड से स्टेप पीछे लेने पड़े। वो पब्लिक के भड़कने से ये गवर्नमेंट ज्यादा दुविधा में आ जाती हैं। ये बाहर की लड़ाइयों से नहीं है, उनको सबसे बड़ी एंजाइटी अपनी 1.4 मिलियन पब्लिक है। ये बात है। दूसरी बात, वो कभी भी अपनी कैजुअलिटीज डिक्लेयर नहीं करते हैं। ना उन्होंने कोरिया में डिक्लेयर किया, ना उन्होंने 62 वॉर में डिक्लेयर किया, ना ही उन्होंने रशिया के अगेंस्ट डिक्लेयर किया, ना ही वियतनाम में डिक्लेयर किया। वो अपनी कभी कैजुअलिटी डिक्लेयर नहीं करते, बिकॉज वो कैजुअलिटी डिक्लेयर करना उनकी गवर्नमेंट को, उनके पीएलए को, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी को वीक दिखाता है, कमजोर दिखाता है। हमारे में आपको याद है गायत्री जी, आप एक कोई छोटा मोटा इशू भी हो, हम अपने बैटल कैजुअलिटीज को कंधों पे बिठा के उनको फुल राइट्स के साथ करते हैं। कभी आपने चाइना में देखा है कि ऐसा जो उनकी कैजुअलिटीज हुई है, उनके लोग भी तो हताहत हुए थे गलवान में, कोई देखा है ऐसा हुआ है? कुछ नहीं होता है, बिकॉज वो अपनी पब्लिक से छुपा के रखते हैं। वो जो लड़ाई है, जिसमें बॉडी बैग जैसे बोलते हैं, कैजुअलिटी वाली लड़ाई है, वो चाइनीज के फेवर में होगी कि नहीं होगी, ये बात सोचने वाली है। हिंदुस्तान की फौज के पास इतना तौर तरीका और स्ट्रेटजी है कि हम चाइनीज के ऊपर एक्ट कर सकते हैं अगर ये फिजिकल लड़ाई हुई, टेरिटोरियल वॉर हुई। परंतु चाइनीज का काफी स्टेप्स आगे है। चाइनीज का टेक्नोलॉजिकली स्पेस में देखिए आप, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर देखिए आप, साइबर देखिए। आप कहने का तात्पर्य कि साइबर का फर्क नहीं पड़ता। अगर साइबर का सोचा जाए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। अमेरिका में एक साइबर अटैक हुआ, जो इनकी पाइपलाइन तेल देती थी ईस्टर्न सी बोर्ड को, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, फिलाडेल्फिया वगैरह को, एटलांटा से चलती, उस पर साइबर अटैक हुआ। वो तेल बंद हो गया, वो तेल आना ही बंद हो गया। और अमेरिका के पास, ये 2 साल की बातें हैं, 2 साल पुरानी, कॉलोनियल पाइपलाइन के बाद उसको, उस साइबर अटैक को तोड़ने का तरीका नहीं था। तो जब के बाद तेल आना बंद हो गया, तो ईस्टर्न सोबोर्ड, जो न्यूयॉर्क जैसी सिटीज हैं, उनमें बड़ा तकलीफ हुई कि ऑयल नहीं आ रहा है हमारे पास। सो फाइनली उनको $5 मिलियन रिश्वत देनी पड़ी किसी फर्म को कि आप हमको इसका तोड़ बताइए। ये लड़ाई नहीं थी, परंतु एक अटैक ने उनकी कंट्री को, ईस्टर्न सी बोर्ड को हिला के रख दिया। ऐसा ही हम बोले कि किसी कंट्री की, या बैंकिंग इंडस्ट्री को, पावर सेक्टर को, रेलवेज को, एयरफोर्स को अगर साइबर अटैक करें, तो आप बोलेंगे पब्लिक को दुख नहीं होगा? पब्लिक को भयंकर दुख होगा। आजकल लड़ाई जो है वो इतने तरीके से लड़ी जा सकती है कि, और हर एक तरीके में पब्लिक का नुकसान होगा, पब्लिक में रोष पैदा होगा। सो बॉर्डर एक चीज है, बाकी और तरह की जो टेक्नोलॉजिकल वॉर्स हैं वो आजकल बढ़ चुकी है। अभी हमने एक, वो 4 दिन के लिए ऑप्शन दूर किया, उसको लोग बोलते हैं लड़ाई है या नहीं है। चलो मैं उसकी बात में नहीं जाता हूँ। अमेरिकन जो इजरायली ने 12 दिन किया, उसको लड़ाई बोलते हैं। 4 दिन का हुआ, उसमें हमारे फौजें बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, परंतु ऐसा टारगेटिंग की गई कि काफी लोग पाकिस्तान में हताहत हुए, उनकी डेथ हुई। और ऐसा ही उन्होंने कोशिश किया जिसको हम रोक पाए। तो मेरे कहने का ये तरीका है कि जो लड़ाई किसी तरह की हो सकती है, परंतु बॉर्डर वॉर्स में कैजुअलिटीज को होना आवश्यक है। और उसका कोई कल को क्या आंसर निकलेगा, कौन जीतेगा हारेगा, एज इट इज विक्ट्री बोलना आजकल बहुत मुश्किल बात है कि भाई कौन जीता है। कोई जीतना, जीत हार वर्ड हट चुके हैं
लैंग्वेज में से। को कैसे जीतना है, कौन जीता ईरान और इजराइल के बीच में? ईरानियंस बोलते हैं हम जीते हैं, इजरायलीज बोलते हैं हम जीते हैं, दोनों ही जीत जीत बोल रहे हैं। सो द पॉइंट इज दैट मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में मेरे पर्सनली एनालिसिस में that border war with Chinese is unlikely, but Chinese will work to make things difficult for us in many other ways, including economics, including by trade, including by new age warfare. So we have to be prepared for everything. हमको हर तरह की लड़ाई के लिए तैयारी होनी पड़ेगी। सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है शी जिनपिंग के साथ क्या होने वाला है? गुड क्वेश्चन है। कौन बोल सकता है? कल का कौन बता सकता है? पंचांग में भी नहीं लिखा है। नहीं सर, पंचांग में लिखा होता है सर, ये तो मैं बोलूंगी। अच्छा चलो, पंचांग में लिखा होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी हेल्म पे आ जाए, क्या चाइना में एक रेडिकल चेंज हो जाएगा? मतलब कोई आ गया, प्रेसिडेंट जी हट गए और कोई आ गया, आप सोचे एक मिनट के लिए, कोई रेडिकल चेंज नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी तो वही है, डिसीजन मेकर, पूरा करने वाले, एक्सिक्यूशन करने वाले तो नहीं चेंज हो रहे हैं। 10 करोड़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जो कंट्री को रन करते हैं, तो वो तो नहीं चेंज हो रहे हैं। तो कहना कि प्रेसिडेंट जी हट गए और वहां पे रेडिकल चेंज आ गया, हमारे मित्र बन गए, ऐसा नहीं होने वाला है। पॉलिसी चेंज नहीं होती है। डेंग जियाओपिंग से लेकर प्रेसिडेंट जी तक कोई ब्रॉड पॉलिसीज इंडिया की चेंज नहीं हुई है। एक बात है। क्या उसके बाद कोई चेंज हो सकता है? अगर कोई हेल्थ रीजन नहीं हुए तो मैं अपनी हिसाब से बोल रहा हूँ, हम वापस में 1 साल में बात कर सकते हैं इस विषय में, जब भी जाए आप बात कर सकते हैं। मेरा विचार यह है कि प्रेसिडेंट जी अपना टेन्योर पूरा करेंगे और ये टेन्योर पूरा करने के बाद में इनके बाद एक प्रॉपर ट्रांजिशन होगा। देखने की बात यह है कि जो ये अभी देखिए, वो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट बन रही है, जो नेक्स्ट प्लेनियम है उसकी मीटिंग अभी होने वाली है, काफी दिन से डिले हो रही है, अब होगी। तो अपनी तरफ से जो 15th 5 ईयर प्लान जो है, जो उनका सबसे मेजर डॉक्यूमेंट होता है डेवलपमेंट का, वो अभी प्रेसिडेंट जी के नीचे बन रहा है। वो प्लेनियम में, प्लेनरी सेशन में अप्रूव होगा अभी 1 महीने 2 महीने में, और उसके बाद कंट्री नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए देखेगी। तो मेरे विचार में ये टेन्योर प्रेसिडेंट जी, अगर उनका हेल्थ रीजन नहीं हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए मेरे विचार में अभी कुछ समय के बाद नेक्स्ट लीडर को ग्रूम करना शुरू कर सकते हैं। Right. And then there's one more saying, a known enemy is better than an unknown one. We don't know who's next because he has not announced his successor. तो हम जब को पाकिस्तान का नया चीफ आता है, हम बोलते हैं ये चीफ आ गया, वो पहला वाला अच्छा था, ये ठीक नहीं था। अगला बंदा आता है, वो भी बोलते हैं यार पहला वाला अच्छा था, ये ठीक था। तो सारे एक जैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं होता है। क्या पाकिस्तान की एटीट्यूड में पिछले 7 डिकेड में फर्क आया है? चीफ चेंज हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर तो चलो रबर स्टैंप ही होते हैं, वो तो आते जाते रहते हैं उनके। कोई ब्रॉड पॉलिसीज में कोई चेंज नहीं होता है। तो ब्रॉड पॉलिसी में मैं चाइना से भी कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ये डिमार्केशन देखते हैं अभी, आप हमारे अभी देखने की बातें हैं। ये डिमार्केशन बहुत मुश्किल कार्रवाई है, बहुत मुश्किल है, परंतु डिमार्केशन की बात शुरू हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम मैप में डिमार्केट कर सके बॉर्डर को और उसको बाद में मतलब फिर डिलिनेशन शुरू करें, तो जब प्रोसेस शुरू होगा तो वो अच्छी बात होगी। एंड ये 2001 के बाद अब शुरू हुआ है, अब बातचीत हुई है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, डेडिकेशन होती है। सो इसलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सर से कोई स्पेशल शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू गायत्री।